और आइए अब बात करेंगे पड़ोसी देश नेपाल की, जहां सोशल मीडिया पर बैन लगाने को लेकर लगातार दूसरे दिन युवाओं का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू घाटी और अन्य जिलों में नेताओं और मंत्रियों के आवासों को निशाना बनाया। प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया, कई जगहों पर संपत्ति में आग लगा दी। ललितपुर के सुनाकोठी में सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरंग का घर प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने पहले मंत्री के घर पर पथराव किया, फिर स्थिति आगजनी में बदल गई। पुलिस ने बताया कि कुछ तोड़फोड़ और आग लगने की छोटी सी घटना हुई। हालांकि अब स्थिति पर नियंत्रण पा लिया गया है। वहीं उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री विष्णु पौडेल के भैंसेपाटी स्थित आवास पर भी पत्थरबाजी हुई। इसके साथ ही पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक के घर और नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर विश्व पौडेल के आवास पर भी हमला किया गया। प्रदर्शनकारी पूर्व प्रधानमंत्री और नेपाली कांग्रेस अध्यक्ष शेर बहादुर देउवा के बुढ़ानी कंठ स्थित घर को आग के हवाले कर दिया गया है। वहीं विपक्षी नेता और पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के खुमलटार स्थित आवास पर भी पथराव हुआ है। बहरहाल कर्फ्यू के आदेश के बावजूद युवाओं ने मंगलवार को न्यू बानेश्वर, कलंकी चौक और घाटी के अन्य हिस्सों में प्रदर्शन जारी रखा। कलंकी चौक में युवाओं ने टायर जलाए और सोमवार के हिंसा में मारे गए लोगों के लिए जवाबदेही की मांग की। इस बीच सोमवार शाम को गृह मंत्री रमेश लेखक ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद मंगलवार को नेपाली कांग्रेस के नेता और कृषि एवं पशुपालन मंत्री रामनाथ अधिकारी ने भी पद छोड़ दिया। उन्होंने सरकार की तानाशाही रवैये का हवाला दिया। वहीं कांग्रेस महासचिव गगन थापा ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की मांग की। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री प्रदीप पौडेल ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रदीप पौडेल ने कहा कि ऐसी स्थिति में सरकार में बने रहने का कोई मतलब नहीं है। दूसरी ओर जल आपूर्ति मंत्री प्रदीप यादव ने भी इस्तीफा दे दिया है। इस बीच देश के हालात पर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने आज शाम 6 बजे एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा है कि स्थिति का आकलन करने और एक सार्थक निष्कर्ष निकालने के लिए संबंधित पक्षों के साथ बातचीत जारी है। उन्होंने कहा सभी से कठिन परिस्थिति में धैर्य बनाए रखने की अपील भी की गई है। तो इधर भारत ने नेपाल के घटनाक्रम पर पूरी नजर बनाए हुआ है। भारत ने नेपाल में विरोध प्रदर्शनों के दौरान कई युवाओं की मौत पर दुख जताया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एक घनिष्ठ मित्र और पड़ोसी होने के नाते हम आशा करते हैं कि सभी संबंधित पक्ष संयम बरतेंगे और शांतिपूर्ण तरीकों और बातचीत के जरिए किसी भी मुद्दे का समाधान करेंगे। काठमांडू और नेपाल के कई अन्य शहरों में कर्फ्यू पर संज्ञान लेते हुए विदेश मंत्रालय ने नेपाल में भारतीय नागरिकों को सलाह दी कि वे सावधानी बरतें और नेपाली अधिकारियों द्वारा जारी किए गए कदमों और दिशा निर्देशों का पालन करें। और नेपाल की मौजूदा स्थिति पर ताजा अपडेट के लिए दिल्ली से अक्षय डोगरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, भारत सरकार नेपाल पे नजर बनाए हुए है। विदेश मंत्रालय ने विज्ञप्ति जारी की है, दिशा निर्देश को फॉलो करने के लिए कहा है वहां मौजूद भारतीयों के। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये संकट नेपाल के भीतर राजनीतिक संकट है क्या? युवाओं का प्रदर्शन सोशल मीडिया बैन करने का है, एक सत्ता जिसपे भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप है उस सत्ता को रद्द करने का है। आखिर मसला है क्या? ये राजनीतिक संकट के मूल में है क्या? देखिए ऋतु, अगर बात की जाए पूरे के पूरे संकट की, तो इस वक्त हम अभी नेपाल एम्बेसी के पास ही मौजूद है। यहाँ पर भी सुरक्षा के काफी चौकस जो इंतजाम है वो किए गए हैं। और अगर इस पूरे के पूरे प्रोटेस्ट की बात की जाए तो ये गुस्सा लोगों का टिपिंग पॉइंट तब था जब सोशल मीडिया को बैन किया गया। लेकिन इसके कारण क्या थे? अब जो वहां की जेनजी है, यानी कि जो युवा वर्ग है, बच्चे हैं, जो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा एक्टिव थे, उन्होंने एक मुहिम ये चलाई थी कि जितने भी बड़े बड़े मंत्री हैं, बड़े बड़े जो वहां के अफसर हैं और जो एक तरह से सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके जो घरवाले हैं, जो नेपाल के बाहर विदेशों में जाकर सेटल हो चुके हैं, विदेशों में रहते हैं, वहां पढ़ाई करते हैं या फिर वहां अपने अपने बिजनेस कर रहे हैं, और सोशल मीडिया पे जिस तरह से वो अपने पोस्ट डाला करते थे, तो उसको एक तरह से कंपाइल किया गया। उनको एक तरह से वहां के जो युवा है उन्होंने सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करके करना शुरू किया, ये कहकर कि जहां नेपाल में बेरोजगारी है, जहां नेपाल में गरीबी है, जहां नेपाल में लोगों के पास पर्याप्त अपने घर चलाने के लिए साधन नहीं उपलब्ध है, वहीं मंत्रियों के
अफसरों के, बड़े बड़े बिजनेसमैन के बच्चे विदेशों में रह रहे हैं, वहां पर लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद कर रहे हैं। लुई विटॉन से लेकर एर्मेस के बैग खरीद रहे हैं। वहां पर जो उनका जो एक तरह से लैविश लाइफस्टाइल था, उसके ऊपर उन्होंने सवाल खड़े किए और उसके ऊपर एक सोशल मीडिया के ऊपर काफी व्यापक मुहिम चलाई। उसके कुछ ही समय बाद हमने देखा कि कोइंसिडेंटली वहां की सरकार ने सोशल मीडिया पर यह कहते हुए बैन लगाया कि कंप्लायंस नहीं किया जा रहा है सोशल मीडिया द्वारा। तो युवाओं का गुस्सा ये कहकर फूटा कि जैसे ही मुहिम चलाई गई मंत्रियों को और नेताओं को एक्सपोज करने के लिए कि उनके बच्चे और उनके रिश्तेदार किस तरह से एक काफी ज्यादा एक लग्जूरियस लाइफ विदेशों में जी रहे हैं, वहीं पर नेपाल का जो युवा वर्ग है वो बेरोजगार है, वो गरीब है, उसके पास एजुकेशन अच्छी नहीं मिल रही है। और ऐसे में ये करप्शन ही है कि करोड़ों रुपए उन नेताओं के बच्चों के पास कहां से आ रहे हैं जिनकी तनख्वाह महज 1 लाख से 1.5 लाख रुपए के बीच में है। ऐसे में उनके बच्चे कैसे लाखों करोड़ों रुपए बाहर खर्च कर रहे हैं। तो कोइंसिडेंस किस तरह का हुआ कि लोगों को ने ये कहा कि क्योंकि ये मुहिम चलाई गई थी नेताओं को एक्सपोज करने के लिए, तो सरकार ने सोशल मीडिया पर ही बैन लगा दिया। इतना व्यापक करप्शन को दिखाया गया और उसके चलते लोगों का गुस्सा फूटा है। तभी सोशल मीडिया वापस लाने के बावजूद हम देख रहे हैं कि अब वहां पर मांगे ये उठ रही है कि प्राइम मिनिस्टर ओली भी अपना इस्तीफा दे। और अब खबर ये आ रही है कि वो अपना इलाज कराने के लिए दुबई जा रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वाकई में कोई करप्शन था। अक्षय अब सवाल बड़ा ये है कि शाम को 6 बजे उन्होंने एक आपात बैठक बुलाई है, लेकिन उससे पहले ही जो तस्वीर राजनीतिक संकट की दिखाई दे रही है, उनके कई कैबिनेट के मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। कई ऐसे मंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री हैं जिनके घर फूके जा रहे हैं, जिनके घर में आगजनी की जा रही है। तो एक जो नैतिक समर्थन होता है वो प्रधानमंत्री ओली खोते दिखाई दे रहे हैं। क्या 6 बजे पद छोड़ सकते हैं? एक तख्ता पलट की क्या ऐसी कोशिश दिखाई दे रही है? इसके पीछे की क्या रणनीति, क्या षड्यंत्र, क्या साजिश, क्या दिखता है नेपाल में अब? देखिए, अगर बात की जाए किसी भी एक डेमोक्रेसी की, तो वो लोगों से चलती है। लोगों के मत के ऊपर सरकारें चुनी जाती है, लोगों के मत के ऊपर सरकारें बदलती है। ऐसे में अगर लोग सड़कों पे नाराज है तो सरकार की सबसे पहली नैतिक जिम्मेदारी है लोगों का गुस्सा शांत करना, उनकी बातें सुनना। अगर हालात पहले ही काबू में ला लिए जाते, अगर पहले ही इन सब करप्शन के एलिगेशंस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन यानी कि जांच कर दी जाती, तो लोगों का गुस्सा इस हद तक ना आता कि वो अपने मंत्रियों और नेताओं के घर फूंकने के लिए मजबूर हो जाते या फिर गुस्सा उनका इस तरह ना फूटता। और अब हमने देखा है कि कई सारे बच्चों की और लोगों की वहां पर जाने भी जा चुकी है। तकरीबन 19 का आंकड़ा बताया जा रहा है कि लोगों की जान गई है, सैकड़ों बच्चे वहां पर घायल है। और जिस तरह से लाइव एम्यूनिशन का इस्तेमाल किया गया, यानी कि गोलीबारी जो की गई प्रदर्शनकारियों के ऊपर, उसको देखते हुए लोगों में गुस्सा और ज्यादा कई गुना फूटा है। और अब अगर 6 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की जाए तो इस वक्त हम केवल कयास लगा सकते हैं कि क्या होने वाला है। लेकिन जिस तरह से हालात बन रहे हैं, जिस तरह से गृह मंत्री, वहां के कृषि मंत्री और वहां के फाइनेंस मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया है, अब देखते हुए लग रहा है कि वहां की सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आ गया है। और ऐसे में एक केयर टेकर सरकार आ सकती है, ये अभी कयास नेपाल के अंदर लगाए जा रहे हैं। लेकिन 6 बजे ही साफ हो पाएगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। लेकिन बच्चों की अगर गुस्से की बात की जाए तो अगर ये पहले ही काबू में ला दिया जाता, पहले ही अगर इन्वेस्टिगेशन कर दी जाती, तो हालात इतने खराब ना होते सब। और इस तरह से लोगों की जानें ना जाती, बच्चों की जानें ना जाती, बच्चे सड़कों पे आने के लिए मजबूर ना होते। सोशल स्थिति की अगर बात की जाए तो नेपाल में कई सारे इंडेक्सेस पे, चाहे वो पॉवर्टी इंडेक्स हो, हैप्पीनेस इंडेक्स हो या फिर अन्य डेवलपमेंट इंडेक्स, उनके ऊपर नेपाल दुनिया के सबसे पिछड़े देशों में से एक है। और ऐसे में अगर मंत्री के बच्चे लग्जूरियस इटालियन ब्रांड्स और अगर यूरोपियन ब्रांड्स के बॉक्सेस अपने सोशल मीडिया के ऊपर अगर वहां पर फ्लॉन्ट करेंगे, तो जाहिर तौर पे सवाल एक बड़ा बनता ही है कि क्या एक तरह से डेमोक्रेसी वहां पर सक्सेसफुल हो पाई है अभी तक, और किस तरह के रिफॉर्म्स की, किस तरह के बदलावों की राजनीतिक स्ट्रक्चर में वहां पर जरूरत इस वक्त लोगों को दिख रही है, जिसके कारण वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, पुलिस से भी भिड़ रहे हैं। और कहीं ऐसा ना हो कि वहां पर तख्ता पलट की स्थिति अब आके सामने खड़ी हो जाए। अक्षय हम जानते हैं कि 2024 में 12 जुलाई को प्रचंड जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने अपना वो कॉन्फिडेंस, विश्वास मत खोया और उसके बाद केपी ओली प्रधानमंत्री बने। ऐसे में जब हम ये देखते हैं कि तमाम वामपंथी पार्टी के नेताओं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो और तमाम मंत्री हो, उनके घरों को भी अगर पर हमला किया जा रहा है, तो ऐसे में जनता ने बड़ा साफ संकेत दे दिया है नेपाली कांग्रेस को भी और प्रचंड की पूरी पार्टी को भी। तो विकल्प के तौर पर क्या है? इस राजनीतिक संकट का विकल्प दिख क्या रहा है?
देखिए, अब विकल्प की अगर बात की जाए तो विकल्प यही है कि अगर सरकार कॉन्फिडेंस खो चुकी है लोगों का और इस तरह से प्रदर्शन वहां पर हो रहे हैं, तो एक बार फिर से चुनाव की अगर घोषणा की जाए तो कहीं ना कहीं ये संकट टल सकता है, क्योंकि उसके बिना लोगों का गुस्सा ठंडा होने वाला नहीं है, क्योंकि अब लोगों की जान जा चुकी है। जिन लोगों की जाने गई है वहां पर हमने देखा कि किस तरह से हृदय विदारक हमने विजुअल्स देखे कि जहां पर बच्चों की जाने गई, जहां पे लोगों को गोलियां लगी, वहां पर जो खून बहा है उसके ऊपर भी बच्चे अपने नोट छोड़कर गए हैं, ये कहते हुए कि सरकार को माफ नहीं किया जाएगा और सरकार को हटाया जाएगा। लोग काफी ज्यादा नाराज हैं और इसको देखते हुए अगर अगर हम वामपंथ की सरकार की बात की जाए, जो आती ही एक तरह से सोशलिज्म समाजवाद के मुद्दे को लेकर है कि सब बराबर रहेंगे, ऐसे में अगर सीधे उसकी बिल्कुल उलट हो रही है तो सरकार का जो मैंडेट है वो वहां पर एक तरह से इलेजिटिमेट, यानी कि लोग उस पर विश्वास अब नहीं करेंगे। और अब लोगों की उम्मीद एक नई सरकार से, एक यंग सरकार से है। बच्चों का वहां पर ये कहना है कि अपने हिसाब से वो सरकार चुनेंगे। पुराने जो जितने भी मठाधीश है उनको हटाया जाएगा और एक तरह से एक पढ़ी लिखी सरकार को वहां पर लाया जाएगा, ताकि जो बच्चों के मुद्दे हैं, जो लोगों के मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी का हो या गरीबी का या एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, उन सभी मुद्दों के ऊपर जो काम करे और जो अभी तक करप्शन हुआ है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करे, ऐसी सरकार लाने की मांगे वहां पर हो रही है। अक्षय, नेपाल की तराई इलाकों की सीमाएं भारत से लगती हैं, ऐसे में भारत सरकार किस तरह के एहतियात बरत रही है? देखिए, एडवाइजरी जारी की गई है। भारतीय जितने भी, क्योंकि बड़ी संख्या में भारतीय वहां पर रहते हैं, बिजनेस करने जाते हैं, बच्चे कुछ कुछ पढ़ने भी जाते हैं, और तराई इलाकों की अगर बात की जाए तो वो बेहद ही करीब है इस पूरे के पूरे प्रोटेस्ट वाले क्षेत्र से। तो अब भारत सरकार ने वहां जहां अपने लोगों को एक तरह से एहतियात बरतने के लिए कह दिया है, वही कई सारे लोगों का पलायन इस तरफ नेपाल है, ताकि अपनी अपनी सुरक्षा वो लोग कर पाए। तो अब किस तरह से हालात बदले उसको देखते हुए भारत सरकार का नजर पूरी तरह पालन बिल्कुल अक्षय, जिस तरह से आप बता रहे हैं, नेपाल इस समय हिंसा के उस दौर से गुजर रहा है जहां युवाओं के साथ साथ कई और वर्ग इस समय अब उस बड़े बदलाव के हिस्से के भागीदार होते जा रहे हैं, जहां वो मौजूदा सरकार के भ्रष्टाचार से एक तरह से त्रस्त होके अब उनका ये मानना है कि इस सरकार को सत्ता पे नहीं रहना चाहिए। ये एक बड़ी मांग इस भीड़, इस प्रदर्शन की हो गई है। प्रधानमंत्री ओली आज शाम को 6 बजे एक आपात बैठक करने जा रहे हैं। उससे पहले पिछले 24 घंटे के अगर घटनाक्रमों को हम देखें तो जहां एक तरफ प्रदर्शन लगातार उग्र हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ओली कैबिनेट के कई मंत्रियों ने अपना इस्तीफा दे दिया है। एक राजनीतिक बड़े संकट से इस समय नेपाल गुजर रहा है। देखना दिलचस्प होगा 6 बजे इस बैठक में क्या रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय, अभी तक के पूरे अपडेट के लिए।